हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है तुम्हारे एक और नए चैप्टर में। तो हमारा जो पहले का यूनिट है वो हम ख़त्म कर चुके हैं 11th का, और हम सेकंड यूनिट में जाने वाले हैं और आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड यूनिट को। तो पहला चैप्टर हमारा जो होगा वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होगा। तो अच्छी तरह से देखना, ठीक है। यह बहुत सारे पार्ट्स में भी आ सकती है और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ दिनों से क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा कि भैया वीडियो नहीं आ रही, अगले चैप्टर्स भी करवा दो। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस में पार्ट्स में कवर कर रहा हूँ चैप्टर्स को। तो अच्छी तरह से देखना और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है। शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस, even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे कि कैरेक्टराइज्ड, हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं हायर प्लांट्स को? प्रेजेंस ऑफ रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू, फ्लावर्स के थ्रू और फ्रूट्स के थ्रू, ठीक है। इन चैप्टर्स 2 and 3 वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल और अदर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant or for what matter any living organism, we need to know standard technical terms. हमें कुछ कुछ standard technical terms और standard definitions पता होना चाहिए. We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptations of the plants to their environment. Example, adaptations to various habitats for protection, climbing, storage, etc. मतलब कुछ कुछ हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स को एडाप्टेशंस के थ्रू गुजरना पड़ता है, जैसे प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए और स्टोरेज के लिए अपने कुछ पार्ट्स को, ठीक है, कुछ कुछ हैबिटेट में अपने कुछ पार्ट्स को इन्हें चेंज करना पड़ता है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए. If you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stems, and leaves. They have been bearing flowers and fruits. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई गई है, ठीक है, कि ऊपर का जो पार्ट होता है उसे शूट कहते हैं, नीचे का जो पार्ट होता है उसे रूट कहते हैं, मतलब ग्राउंड के अंदर का, द रूट. In majority of the dicotyledonous plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of the primary root, which grows inside the soil. It bears lateral roots of several orders that are referred to as the secondary, tertiary, etc. मतलब रूट का जो फॉर्म होता है कुछ मेजोरिटी डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में क्या होता है, एक डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, ठीक है, रेडिकल का, जो हमारा प्राइमरी रूट बनाता है, ठीक है, और वो सॉइल के अंदर ग्रो करता है. उसके बाद इसके पास ही या साइड में भी बहुत सारे रूट्स ग्रो करते हैं जिसे हम सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स कहते हैं, ठीक है. द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. इसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है. जो एक प्राइमरी इलोंगेशन होता है रेडिकल से, उसे हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम, एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट. तो हमारा एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे? मस्टर्ड प्लांट. इसे हम अंडरलाइन करेंगे, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है. टैप रूट सिस्टम का, टैप रूट का एग्जाम्पल हमारा क्या आ गया? मस्टर्ड प्लांट. ठीक है. इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड इन लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. मतलब हमारे जो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स थे वहाँ पे हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब एक ही प्राइमरी रूट, ठीक है. और मोनोकोटिलेडनस में क्या मिलता है हमारा? शॉर्ट लिव्ड, मतलब ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता. और कैसा होता है? लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, मतलब एक प्राइमरी नहीं होता, बहुत सारे रूट्स वहाँ पे उसे रिप्लेस करते हैं, मतलब प्राइमरी रूट को, ठीक है भैया. दिस रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम. और इसे हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम, एज सीन इन द व्हीट प्लांट. यहाँ पे हमारा जो है फाइब्रस रूट का भी एग्जाम्पल आ गया. क्या एग्जाम्पल आ गया भैया? व्हीट प्लांट, ठीक है. इसे हम याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से. In some plants like grass, monstera and the banyan tree, roots arise from the parts of the plant other than the radicle.
and are called adventitious roots. कुछ कुछ जगह पे कुछ प्लांट्स में, ठीक है, जैसे कि बैनियन ट्री में और ग्रास में और मॉन्स्टेरा में क्या होता है, रूट्स कुछ अलग अलग पार्ट से भी उगते हैं। जैसे रेडिकल के बिना भी कुछ पार्ट से उगते हैं रूट, जिसे हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अगर तुम बैनियन ट्री में देखोगे, अगर ये बैनियन ट्री है तो अगर ये इनका जो ब्रांचेस हैं यहाँ से भी रूट्स निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ये प्रॉपर स्टेम है इसका और ये ब्रांचेस हैं, यहाँ से भी रूट्स निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलती है, ऐसी ट्री हमें देखने को मिलते हैं या ऐसी रूट्स हमें देखने को मिलती है, तो हम उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है भैया। The main function of the root system of the absorption of water and minerals from the soil, providing a proper anchorage to the plant parts, storing reserved food material and synthesis of plant growth regulators. यहाँ पे हमारा जो है वो रूट का जो फंक्शन है वो दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा रूट का जो प्रॉपर फंक्शन है वो दिया गया है। रूट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है भैया। सेकंड में हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स, प्रॉपर एंकरेज, सेकंड में एंकर करने में हेल्प करता है प्लांट को। ठीक है, और क्या है, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, और क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसिस। तो रूट का फंक्शन हमें कैसा देखने को मिला, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रॉपर एंकरेज, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसिस। ठीक है भैया। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स दिया गया है। यहाँ पे जैसे ये वाला होता है हमारा टैप रूट, ये है हमारा फाइब्रस रूट और ये है हमारा एडवेंटिशियस रूट। देखो यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम के साइड से ही रूट्स निकल रही है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे फाइबर्स की तरह यहाँ पे एक गुच्छा बना हुआ है रूट्स का, तो इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। और यहाँ पे देख सकते हो एक मेन रूट है, मतलब प्राइमरी रूट है जो नीचे आ रहा है ऊपर से, और साइड में छोटे छोटे ब्रांचेस की तरह रूट्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। और ये है मेन रूट और टैप रूट। ठीक है भैया। रीजियंस ऑफ द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। तो इसे हम रूट कैप कहते हैं। ये क्या करता है, रूट का जो एपेक्स का प्रोटेक्शन है वो करता है। It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeter above the root cap is the region of the meristematic activity. तो ये जो रूट कैप है, रूट कैप से कुछ इंचेस के ऊपर ही यहाँ पे हमें रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलता है और ये है हमारा रूट कैप। ठीक है भैया। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं, मतलब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म कंटेन करते हैं। दे डिवाइड रिपीटेडली। The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. तो यहाँ का जो सेल्स है वो क्या करते हैं, वो रैपिड इलोंगेशन करते हैं। ठीक है, रैपिड इलोंगेशन से इनका जो रूट्स होता है, ठीक है, वो इनलार्ज होता रहता है और ग्राउंड में पेनिट्रेट करता जाता है और लेंथ में बड़ा होता जाता है। ठीक है भैया। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है,
The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called the region of maturation. तो इनका जो ये इलोंगेशन जोन है वो डिफरेंशिएट करता है और मैच्योर, मतलब ये जब मैच्योर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करता है पहले के फॉर्म से. हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, मतलब इस जोन, ये जोन जहाँ इलोंगेशन होता है और इलोंगेशन का जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन. फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म very fine and delicate thread-like structures called root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. तो यहाँ पे जो रीजन्स है वहाँ पे कुछ कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, वो बहुत फाइन और डेलिकेट, ठीक है, बहुत फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रूट हेयर्स, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स. ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, रूट हेयर्स कैसे होते हैं, डेलिकेट होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं. ये क्या करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्व करने में, एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है भैया, समझ में आ गया. द स्टेम, अब हम आते हैं द स्टेम में. ठीक है, what are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumule of the embryo of germinating seed. The stem bears nodes and internodes. The region of the stem where leaves are born are called nodes, which, while internodes are the portions between two nodes. The stem bears buds which may be terminal or axillary. Stem is generally green when young, later often become woody and dark brown. तो स्टेम के बारे में हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो हमारा जो स्टेम है, ठीक है, वो असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस है. ठीक है, मतलब एक्सिस का असेंडिंग पार्ट है, मतलब एक्सिस का निचला हिस्सा है जो स्टेम होता है. ठीक है, मतलब अगर ये एक्सिस है, इसका असेंडिंग पार्ट मतलब निचला हिस्सा. ठीक है, निचले हिस्से में क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टेम. ठीक है भैया, जो क्या करते हैं, ब्रांचेस बियर करते हैं, ब्रांचेस, ठीक है, लीव्स बियर करते हैं, फ्लावर्स बियर करते हैं और फ्रूट्स बियर करते हैं. इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो. ये कहाँ से डेवलप करते हैं, प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रायो से ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. ठीक है, डेवलप करते हैं प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो से, of the germinating seed. The stem bears nodes and internodes. तो ये क्या क्या बियर करते हैं, नोड्स बियर करते हैं और इंटरनोड्स बियर करते हैं. The region of the stem where leaves are born are called nodes. जहाँ से लीव्स निकलती है या जहाँ से लीव्स जन्म लेती है वो हम उसे कहते हैं नोड्स. While internodes are the portions from between two nodes and stem bears buds. मतलब और इंटरनोड्स क्या होते हैं, इंटरनोड्स वो पोर्शंस होते हैं जहाँ पे दो नोड्स, ठीक है, दो नोड्स प्रेजेंट होती है और द स्टेम बियर बर्ड्स विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी. जो स्टेम्स होते हैं, ठीक है, वो बर्ड्स को बियर करती है, जो टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है. तो हम यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला हमें, नोड्स, जहाँ से लीव्स बॉर्न करती है उसे हम नोड्स कहते हैं. ठीक है, उसे हम नोड्स कहते हैं. इंटरनोड्स क्या होते हैं भैया, इंटरनोड्स वो पोर्शंस होते हैं जहाँ पे दो नोड्स, वेट मैं दिखाता हूँ. ये एक लीफ है, ठीक है, ये स्टेम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, स्टेम से जुड़ा हुआ है. तो ये क्या कहेंगे, हम इसको नोड कहेंगे, इसे हम नोड कहेंगे. फिर मान लो यहाँ पे और एक लीफ है, ठीक है, देखने तो मिलता है हमें, तो ये भी नोड है. तो इसका जो बीच का स्पेस है, इसे हम कहेंगे इंटरनोड. मतलब दोनों नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड. ठीक है,
यहाँ पे स्टेम्स जो है वो बर्ड्स बियर करते हैं, ठीक है, स्टेम्स बर्ड्स भी बियर कर सकते हैं जो टर्मिनल होते हैं और एक्सिलियरी भी हो सकते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन एंड व्हेन यंग, जब वो यंग होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है, और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये वुडी और डार्क ब्राउन भी हो जाते हैं, ठीक है, या हो सकते हैं। The main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers, and fruits. It conducts water, minerals, and photosynthesis. Some stems perform the function of the storage of food, support, protection, and of vegetative propagation. तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है स्टेम का वो क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जो जो ब्रांचेस लीव्स, फ्लावर और फ्रूट बियर करती है, ठीक है, उसको स्प्रेड करना, वाटर को कंडक्ट करना, मिनरल्स को कंडक्ट करना एंड फोटोसिंथेसिस करना। कुछ कुछ स्टेम्स जो है वो कुछ डिफरेंट स्टोरेज फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी ये परफॉर्म करती है, ठीक है भैया। स्टेम खत्म हो गया, अब आते हैं लीफ पे। द लीफ इज लैटरल, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोन ऑन द स्टेम। तो लीफ क्या होता है? लैटरल होता है और फ्लैटेंड होता है, और ये स्टेम में पाया जाता है। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्साइल, ठीक है, इसका जो एक्सिल होता है, ठीक है, इसका जो एक्सिल होता है वो नोड बियर करते हैं, वो बड बियर करते हैं और ये नोड से डेवलप होती है। द एक्सिलियरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। तो इनका जो बड होता है, ठीक है, इनका जो बड होता है इनके एक्सिल में, वो बाद में जाके ब्रांच में डेवलप होता है। लीव्स originate from shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order. They are most important vegetative organs for photosynthesis. तो लीव्स जो होती है, ठीक है, वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट करती है और अरेंज होती है एक्रोपेटल ऑर्डर में, ठीक है। एक्रोपेटल ऑर्डर हमें बाद में पता चलेगा इसी चैप्टर में, ठीक है, तब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि एक्रोपेटल ऑर्डर कैसा होता है। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें फोटोसिंथेसिस होते हैं और ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है ना। A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole, and lamina. The leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear two lateral small leaf-like structures called stipules. तो ये जो लीफ होते हैं, ठीक है, उनका थ्री मेन पार्ट्स होता है, ठीक है, बेसिकली लीफ बेस, ठीक है, ये वाला है लीफ बेस, मतलब लीफ का बेस। और क्या होता है भैया? पेटियोल होता है, ठीक है, जिससे ये मेन लीफ से कनेक्ट होता है, ठीक है, पेटियोल। और क्या होता है? लमाइना। लमाइना मतलब ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन लमाइना, ठीक है भैया। ये कुछ कुछ छोटे छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी बियर कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टिप्यूल्स, इसे हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि स्टिप्यूल्स क्या होता है, तो तुम कहोगे कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक है। इन monocotyledons, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called the pulvinus, ठीक है। मतलब कुछ कुछ मोनोकॉटिलेडन्स, ठीक है, मोनोकॉटिलेडन्स में लीफ बेस जो होता है वो एक शीट की तरह एक्सपैंड करता है और स्टेम को पार्शियली और पूरा का पूरा ही कवर कर देता है। कुछ कुछ लेगुमिनस प्लांट्स जो है, लेगुमिनस प्लांट्स तो पता ही होगा ना, मतलब तुम्हारे छोले हो गए, ठीक है, मटर हो गए, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वोलन। इनका जो लीफ बेस होता है, ठीक है, लीफ बेस जो होता है ये स्वोलन हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पल्विनस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पल्विनस कहते हैं। मतलब पल्विनस क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स का लीफ बेस जब स्वोलन हो जाए तो उसे हम पल्विनस कहते हैं। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। पेटियोल जो है, मैंने पहले ही कहा था कि लीफ ब्लेड को, मतलब ये लीफ ब्लेड है, ठीक है, लीफ ब्लेड को, ठीक है, हमारे होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है।
Long, thin, flexible petioles allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. तो इनका जो पेटियोल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण लीफ जो है वो हवा के मूवमेंट से खुद मूव करते हैं और फ्लैप करते हैं, जिससे हवा जनरेट होती है और इनका जो लीफ सरफेस है और प्लांट सरफेस है वो कूल रहता है, ठीक है। अगर तुम गर्मी में हवा करोगे तो तुम ऑब्वियसली कूल ही रहोगे। The lamina of the leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets. There is usually a middle prominent vein which is known as a midrib. ये तुम बचपन से ही पढ़ रहे हो, ठीक है, कि लमाइना को ही लीफ ब्लेड कहते हैं पहले। ये ग्रीन होता है, ठीक है, और एक्सपेंडेड होता है, ठीक है। लीफ का जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है वो लमाइना होता है या लीफ ब्लेड होते हैं। इनके बीच में से एक डंडी की तरह निकलती है जिसे हम कहते हैं मिडरिब, ठीक है, मिडरिब। तो इनका और यहाँ पे जो है ये वेनलेट्स होता है, मतलब ये प्राइमरी वेन होता है और ये वेनलेट्स होते हैं मतलब सेकेंडरी, कुछ भी समझ लो। देयर इज़ यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन विच इज़ नोन एज मिडरिब, तो इसे हम मिडरिब कहते हैं। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी to the leaf blade and act as channels for transport of water, minerals and food materials. हमारे बॉडी में जो वेन्स है वो क्या करते हैं, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंडक्ट करती है या ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पे भी सही एक ही चीज़ है। और ये रिजिडिटी देती है लीफ ब्लेड को, ठीक है, मतलब रिजिड कर देती है लीफ ब्लेड को। The shape, margin, apex surface and the extent of the incision of lamina varies in different leaves. तो डिफरेंट लीव्स में इनका जो शेप होता है, मतलब लीफ का जो शेप होता है, मार्जिन होता है, एपेक्स होता है और सरफेस होता है, ये डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो वेनेशन है वो डिफरेंट है और यहाँ पे जो वेनेशन है वो डिफरेंट होता है। तो ये प्लांट टू प्लांट डिफर करती है, ठीक है। वेनेशन, अब हम आते हैं वेनेशन में, ठीक है, मतलब हम लीफ के अंदर घुस रहे हैं। वेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लमाइना और लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। तो मैंने पहले ही कहा था, जो वेन जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, या फिर क्या कहते हैं, वेन्स जैसे यहाँ पे दिखाए जाते हैं प्लांट्स में, तो उसी वैरायटी को और उसी जो अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेनेशन। When the veinlets form a network, the venation is termed as reticulate. जब वेनेशन जो वेन्स है वो एक नेटवर्क क्रिएट करे, मतलब ये देखो कनेक्टेड टू ईच अदर, एक नेटवर्क क्रिएट करे, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, मतलब ये है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। और जब when the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. मतलब तुम यहाँ पे देख सकते हो कोई भी एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है इनका वहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, और पैरेलली रन कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation, while parallel venation is a characteristic of monocotyledons. लीव्स जो है, ठीक है, डाइकोटिलेडन्स का, तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ पता चली कि रेटिकुलेट वेनेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, डाइकोटिलेडन्स में देखने को मिलता है, और पैरेलल हमें देखने को मिलता है मोनोकोटिलेडन्स में, ठीक है, मोनोकोटिलेडन्स में हमें देखने को मिलता है पैरेलल वेनेशन, और जो डाइकोटिलेडन्स है वहाँ पे हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ लीव्स, द लीफ इज सेड टू बी सिंपल whereas its lamina, its entire or when incised, the incision do not touch the midrib. When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking into the number of leaflets, the leaf is called compound leaf. समझ लो, हम एक लीफ को सिंपल कब कहेंगे,
जब इसका लमाइना इंटायरली इंसाइज्ड होता है और इंटायरली प्रेजेंट होता है और इंसाइज्ड होता है, मतलब इंसिशन होते हैं। तो इंसिशन डू नॉट टच द मिडरिप, इनका जो इंसिशन होता है वो मिडरिप को टच नहीं करता, ठीक है। ऑफ द लेमाइना रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग इनटू अ नंबर ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे हमें क्या देख, मतलब एक सिंपल तरीके से समझो, ठीक है, सिंपल तरीके से समझो। अगर हमारा जो सिंपल लीव्स कैसा होता है, सिंपल लीव्स होता है अगर इनका लमाइना इंटायरली प्रेजेंट होता है और इंसाइज्ड होता है, मतलब इंसिशंस जो होते हैं लमाइना का, वो मिडरिप को टच नहीं करता, ठीक है, मिडरिप को टच नहीं करता। when the incisions when the incisions of the lamina reach up to the midrib breaking into a number of leaflets, the leaf is called compound leaf, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब इंसिशंस लमाइना का जो इंसिशन होता है वो मिडरिप तक पहुंचते हैं और मिडरिप को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लीफलेट्स में, मतलब बहुत सारे लीफ में ये अगर ब्रेक कर दे तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। मतलब ऐसे तुम देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कंपाउंड। ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल of the petiole in both simple and compound leaves but not in the axil of the leaflets of the compound leaf। तो हमारा जो बर्ड होता है, ठीक है, जो बर्ड होता है वो प्रेजेंट होता है एक्सिल में, ठीक है, पेटियोल के एक्सिल में प्रेजेंट होता है, वो सिंपल हो या कंपाउंड हो सब में ही प्रेजेंट होता है, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। समझो, जो बर्ड होता है, ठीक है, बर्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, बर्ड प्रेजेंट होता है एक्सिल ऑफ पेटियोल, चाहे वो सिंपल हो और कंपाउंड हो, कंपाउंड या सिंपल दोनों में ही ये बर्ड जो है वो इनके पेटियोल के एक्सिल में प्रेजेंट होगा, चाहे वो सिंपल हो या कंपाउंड हो। मगर ऐसे ही एनसीईआरटी में कंफ्यूज करती है, मगर कंपाउंड जो लीफलेट्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड लीफलेट्स में कभी कंपाउंड लीफलेट्स के एक्सिल में कभी भी बर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कंपाउंड सिंपल का तो इजी हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड का क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमें, कंपाउंड का जो पेटियोल का एक्सिल होता है वहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होता है, मगर कंपाउंड का जो लीफलेट का एक्सिल होता है वहाँ पे हमारा बर्ड कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, द rachis। The compound leaves may be of two types. The pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on the common axis, the rachis, which represents the midrib of the leaf, as in neem। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है ये एक टोटल मिडरिब है, यहाँ से ही बहुत सारे लीव जो है यहाँ से ही ओरिजिन करते हैं, ठीक है, मतलब टूट गया बीच में से, मिडरिब जो है वो टूट गया बीच में से तो इसे हम कहते हैं रैचिस, इसी मिडरिब को हम कहते हैं रैचिस। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, नीम पे। अगर जो परमानेंटली कंपाउंड लीव्स होते हैं, द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज द टिप ऑफ द पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जो सारे लीफलेट्स हैं वो यही पॉइंट पे, ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो तुम देख सकते हो जो परमानेंटली कंपाउंड लीव्स है वो सारे लीफलेट्स एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो है टिप ऑफ द पेटियोल। ये पेटियोल हो गया, इसका जो टिप है यहाँ पे सारे जो है लीफलेट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परमानेंटली कंपाउंड लीव्स। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, सिल्क कॉटन में, ठीक है भैया। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वोल्ड। फाइलोटैक्सी जो होता है वो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है, ठीक है, एक ब्रांच और स्टेम में जैसे अरेंजमेंट का और पैटर्न का
लीव्स तुम्हें देखने को मिलता है वो ऑल्टरनेट हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है और वर्ड भी हो सकता है। तो ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोडेक्सिया सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड्यूल इन ऑल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज। यहाँ पे देख सकते हो तुम। तो ये जो अगर स्टेम होता है, ठीक है, ऑल्टरनेटली ग्रो होता है, ठीक है, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे दो मगर यहाँ पे एक, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, ऑल्टरनेटली ग्रो करेंगे। अगर पहले वाला ये ग्रो करे, ठीक है, स्टेम में, तो दूसरे वाला यहाँ से ग्रो करेगा, ठीक है, ऑल्टरनेटली ग्रो करेगा, ठीक है भैया। अब आते हैं जो हमें चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड में देखने को मिलता है, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। तो इसे हम याद करेंगे कि ऑल्टरनेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट क्या है, चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। तुम यहाँ से MSc के जैसे भी याद रख सकते हो, MSc मतलब मास्टर्स इन साइंस, ठीक है ना। तो M से क्या हो गया, मस्टर्ड हो गया, S से क्या हो गया, सनफ्लावर हो गया, और C से क्या हो गया, चाइना रोज हो गया। तो ऐसे तुम इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो MSc से, ठीक है। अब ऑपोजिट पे आते हैं। तो ऑपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर एट इन द कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। गुआवा में देख लो, जो मैंने पहले कहा था, ठीक है, कि ऐसे होते हैं ऑल्टरनेट में ही, ऑल्टरनेट में ग्रो करते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, ऑपोजिट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, कैलोट्रोपिस प्लांट्स में पाया जाता है और गुआवा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, गुआवा में और कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। If more than two leaves arise at a node and form a whorl, it is called whorled, as in Alstonia. तो अगर एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही जगह पे एक से ज़्यादा प्लांट ग्रो करे, ठीक है, और एक वर्ल्ड की तरह बना दे, वर्ल्ड एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे एक फुल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक ही पॉइंट से ग्रो कर रही होती है, ठीक है, तो उसे हम वोल्ट कहते हैं, जैसे कि एल्स्टोनिया। तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से याद रखना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एल्स्टोनिया क्या होता है, एल्स्टोनिया, ठीक है भैया। अब आते हैं इन्फ्लोरेंसेस में। ए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, internodes do not elongate and the axis gets condensed. The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है, शूट जो होता है वो मॉडिफाई होके फ्लावर बनता है। वेर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो जो शूट होता है उसका जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारा फ्लावर मिलता है, जिससे हमें फ्लावर मिलता है, ठीक है। याद रखेंगे, शूट से शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या हो गया, फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम, और फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम से क्या हो गया, फ्लावर हो गया, ठीक है भैया। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। यहाँ पे जो इंटरनोड्स होते हैं वो इलोंगेट नहीं करते और एक्सिस जो है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। द अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। जो अपेक्स होता है वो बहुत सारे फ्लोरल अपेंडेजेस बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, लैटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे लीव्स नहीं होते और लीव्स ना बना के यहाँ पे हमारा जो है फ्लोरल अपेंडेजेस बनते हैं। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। जब एक शूट टिप, ठीक है, जब एक शूट टिप ट्रांसफॉर्म होता है फ्लावर में तो वो सॉलिटरी होता है, मतलब अकेला होता है, ठीक है, एक होता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो जैसे फ्लावर अरेंज्ड होंगे फ्लोरल एक्सिस पे उसे हम कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, उसे हम कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस। जैसे लीव्स का है फाइलोडेक्सी,
जैसे अरेंजमेंट का पैटर्न होता है लीव्स का, उसे हम कहते हैं फाइलोटैक्सी, वैसे ही फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। कहाँ पे होता है? फ्लोरल एक्सिस पे होता है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसिमोस एंड साइमोस। जैसे डिपेंड करता है कि एपेक्स कैसे डेवलप होता है फ्लावर में और कंटिन्यू होता है ग्रो करने में। तो इस डिपेंडेंसी में हम दोनों टाइप के, जो दोनों मेजर टाइप के जो है अरेंजमेंट देख सकते हैं या इन्फ्लोरेसेंस देख सकते हैं। एक है रेसिमोस और एक है साइमोस। ठीक है, रेसिमोस में क्या होता है? रेसिमोस में टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन द एक्रोपेटल सक्सेशन। तो एक्रोपेटल क्या होता है? साइड बाई साइड, ठीक है, साइड बाई साइड में ग्रो करते हैं। तो एक्रोपेटल सक्सेशन में अगर ग्रो करे तो हम उसे कहेंगे रेसिमोस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस अगर मेन एक्सिस के एक्रोपेटल साइड में, मतलब एक्रोपेटल वे में ग्रो करे तो उसे हम कहते हैं रेसिमोस। In cymose type of inflorescence, the main axis terminates in a flower, hence is limited in growth. The flowers are borne in basipetal order. ठीक है, और साइमोस में क्या होता है? साइमोस में एक्सिस का जो फ्लावर होता है वो टर्मिनेट हो जाता है और लिमिटेड होता है ग्रोथ में। तो फ्लावर जो है वो बेसिपेटल ऑर्डर में ग्रो करते हैं। ठीक है, साइमोस में क्या है? तो पहले हम यहाँ पे रेसिमोस लिखेंगे। रेसिमोस में क्या होता है? एक्रोपेटल ऑर्डर, एक्रोपेटल ऑर्डर होता है। और साइमोस में क्या होता है? साइमोस में होता है बेसिपेटल ऑर्डर। तो ये बेसिपेटल और एक्रोपेटल जो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होती है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम फ्लावर में ये पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं और आगे भी हम इसे पढ़ेंगे कि एक्रोपेटल और बेसिपेटल का मतलब क्या होता है। तो अभी तबीयत बहुत ख़राब है मेरी, ठीक है, तो मैं टोटल चैप्टर अभी नहीं करवा पाऊँगा। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 शायद आएंगे। और अभी मैं लंबी वीडियो में बात नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक शॉर्ट में देता था, मतलब एक पार्ट और 2 पार्ट में डिवाइड करके देता था 1 घंटे का वीडियो, तो वैसा मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले पार्ट में। तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ते रहना। शार दत्ता साइनिंग ऑफ।